Hello, welcome student. We will understand next point from Indian Constitution chapter in political science book. बेटा हमने कल स्टार्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर. आज हम इसी चैप्टर को आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं. यस, प्लीज अंडरस्टैंड इट. हमने कल उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीम्बल पढ़ ली थी और हमने बताया था कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीम्बल होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है. जब हम किसी भी प्रीम्बल किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की रीड कर लेते हैं तो आफ्टर दैट वी अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशंस इजीली. तो उसके बाद में हमारे पास हमारी इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ फीचर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर. सबसे पहले हमारे पास आती है बेटा फेडरल. फेडरल क्या होती है? फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है. तो मैं आपको इसमें फेडरल और यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट दोनों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखिए फीचर होती है, एक तो होती है फेडरल और दूसरी होती है यूनिटरी. अब फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इट हैज 2 and more level of government are called फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. इट मीन्स इसके अंदर 2 और मोर लेवल की गवर्नमेंट होती है. लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट, नेक्स्ट लोकल गवर्नमेंट. ये हमारी गवर्नमेंट हमारे इंडिया में है. सेंट्रल गवर्नमेंट इट मीन्स प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट इट मीन्स सीएम, चीफ मिनिस्टर. जैसे हमारे हरियाणा में चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं तो ठीक वैसे ही हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है. इट मीन्स हमारी गवर्नमेंट 2 और मोर लेवल की है. नेक्स्ट लोकल गवर्नमेंट में हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की जो गवर्नमेंट हमारे पास आती है. डिस्ट्रिक्ट लेवल इट मीन्स हमारे जो ग्राम पंचायत है, ब्लॉक समिति है, ग्राम पंचायत एंड ब्लॉक समिति ब्लॉक लेवल पे. और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पास जो जिला परिषद होती है वो लोकल गवर्नमेंट में आती है. इट्स ओके. तो हम फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में ये समझेंगे कि इसके अंदर 2 और मोर लेवल की गवर्नमेंट होती है. इट्स ओके. अब इसकी सेम अपोजिट में हमारे पास यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है. इसकी अपोजिशन में है ये. इट मीन्स यहाँ पे हम बताएंगे इसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है. इसमें केवल एक ही गवर्नमेंट होती है. सारी पावर सेंट्रलाइज होती है, सेंटर के पास होती है. और उसमें यहाँ जो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट होती है इस टाइप्स की कोई गवर्नमेंट नहीं होती है. तो उसको हम यूनिटरी बताएंगे. ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया क्योंकि ये फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को आप इजीली समझ पाएंगे. इसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. इसमें सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट होती है. देखिए मैंने आपको ये जो गवर्नमेंट है इसको मैंने डिवीजन करके दे दिया. तो आप इस हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने इसको दिखाया है ठीक वैसे ही आप इसको शो करेंगे. तो ये हमारे पास वर्टिकल वे में डिवीजन है. आप इन लाइन मैथमेटिक्स में लगाते हैं तो ये वर्टिकल लाइंस है. तो इस प्रकार से ये वर्टिकल लाइंस आपके पास है. इस वर्टिकल लाइंस में आपने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखा दिया. फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. यानी कि इसके अंदर हम ये बताएंगे कि 2 और मोर लेवल की गवर्नमेंट होती है. तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है इट मीन स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में और लोकल गवर्नमेंट में. अब यहाँ पे हमने पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो वर्टिकल वे में किया है. आप इसको याद रखेंगे क्योंकि ये वर्टिकल वे में है. फिर हम हॉरिजॉन्टल वे में भी इसकी स्टडी करेंगे. तो जो जिस ढंग से हमने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसको वर्टिकल वे में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन. इट्स ओके. नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. अब इसको आप अंडरस्टैंड कीजिए. पार्लियामेंट्री यानी कि हमारे पास पार्लियामेंट है.
और पार्लियामेंट हैज 2 हाउसेज। ये हमारे पास पार्लियामेंट है, इसमें 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। It has 550 member, it has 250 members। ये इंडियन पार्लियामेंट्री में है, सभी पार्लियामेंट्री में सेम मेंबर नहीं होते हैं। तो हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउस है और इसके अंदर 550 मेंबर हैं। अब जो 550 मेंबर्स हमारे पास हैं, इसके अंदर इलेक्ट होते हैं कुछ नॉमिनेट होते हैं, उसके बारे में स्टडी नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। बट इसके अंदर जो हमारे पास एक प्राइम मिनिस्टर होता है और कुछ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। अब एक कैबिनेट मिनिस्टर वो होता है जिसके अंदर हमारे पास डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। हमारी जो मंत्रालय है, जो किसी को रेलवे मिनिस्टर बना दिया जाता है, किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाता है, किसी को फॉरेन मिनिस्टर बना दिया जाता है, आदि आदि इस प्रकार से हमारे पास से जो डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया जाता है। तो उसके अंदर जिसके पास ये मंत्रालय मिल जाता है वो कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते हैं। बाकी जिसके पास से ये नहीं मिलते हैं तो उसको हम कहेंगे मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट, यानी कि वो हमारे पास एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। ये जो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं उनकी पावर होती है यहाँ पे, क्योंकि लोकसभा हमारे पास ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसके पास पावर ज्यादा होती है, इसके पास लेस पावर होती है। तो पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा लोकसभा की चलती है और लोकसभा की चलती है, इट मींस प्राइम मिनिस्टर की और कैबिनेट मिनिस्टर की चलती है। तो ये हमारे पास जो सिस्टम है, इसके अंदर हमारी गवर्नमेंट जो सर्वाइव करती है, गवर्नमेंट जो रूल रेगुलेशन इनेक्ट करती है वो हमारी पार्लियामेंट करती है। यानी कि हमारा जो इंडिया का जो सिचुएशन है, इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो पार्लियामेंट से ही डिसाइड किया हुआ आगे को सर्वाइव किया जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है सेपरेशन ऑफ पावर। पावर का सेपरेशन देखिए, अभी पावर का सेपरेशन हमने फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में भी पढ़ा था और अब हम पावर का सेपरेशन दूसरी टाइप से भी पढ़ेंगे। अब मैंने इसको हॉरिजॉन्टल वे में डाल दिया और पहले मैंने इसको फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में पावर की शेयरिंग में वर्टिकल वे में डाला था। तो ये पावर की शेयरिंग है, ये ऑर्गेन्स में है, ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो ऑर्गेन्स हैं उसके अंदर पावर की शेयरिंग कैसे है वो देखिए। फर्स्ट हमारे पास गवर्नमेंट के ऑर्गेन्स 3 होते हैं बेटा, लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और नेक्स्ट हमारे पास होती है जुडिशरी। जो लेजिस्लेचर होती है उसका काम क्या होता है, इनेक्ट द लॉ, ये लॉ को इनेक्ट करती है, लॉ को बनाती है। ओके। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, इम्प्लीमेंट द लॉ। और जुडिशरी का काम क्या होता है, जस्टिस करना। कैसे, जैसे हमारी लेजिस्लेचर ने कोई लॉ इनेक्ट कर दिया कि 2 व्हीलर पे हेलमेट कंपलसरी होगा, उसको इम्प्लीमेंट करवा दिया एग्जीक्यूटिव ने। अगर कोई उसको 2 व्हीलर पे हेलमेट यूज नहीं करता है तो चालान होता है और चालान काटने का काम हमारे पास कौन करती है, पुलिस करती है। तो पुलिस का जो काम होता है वो कानून को इम्प्लीमेंट करने का होता है। इट मींस अकेली पुलिस ही नहीं, बहुत सारे लोग इसके अंदर होते हैं। तो मैंने एग्जांपल दिया है कि पुलिस है वो एग्जीक्यूटिव मेंबर है इसके अंदर गवर्नमेंट के ऑर्गेन्स में। अब गवर्नमेंट, यहाँ पुलिस ने चालान कर दिया किसी सिख का, जो हमारे पास पंजाबी होते हैं, सिख कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो अपने सिर के ऊपर पगड़ा लगाते हैं, पगड़ी बांधते हैं। तो जो टर्बन उनकी होती है उसको वो हटा नहीं सकते हैं, जिसके कारण और विदाउट टर्बन दे कैन नॉट वियर द हेलमेट। इट्स ओके। तो वो हेलमेट जब नहीं पहनेंगे तो पुलिस उसका चालान करेगी। तो चालान करना उसकी रिलीजन के अगेंस्ट है, उसके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसका वायलेंस होता है। अब वो जो सिख कम्युनिटी का लोग है वो कहाँ जाएगा, जुडिशरी के पास जाएगा। जुडिशरी उसको जस्टिस करके देगी कि उनकी रिलीजन में इंटरफेयर ना किया जाए। इसलिए वो इंटरफेयर ना करने की वजह से उसके लिए वो जो इम्प्लीमेंट किया था
लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया था और एग्जीक्यूटिव ने इम्प्लीमेंट किया था, उसका अपोज किसने कर दिया? जुडिशरी ने कर दिया। इट मींस यहाँ इसके पास खुद पावर है। इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट सिस्टम। इसके अंदर हमारी इंडियन जुडिशरी, आगे पढ़ेंगे कि इंडिया की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होती है, उस पर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बनाया था, इट मींस लेजिस्लेचर ने कानून बनाया और एग्जीक्यूटिव ने इसको इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद में जुडिशरी ने इसका अपोज कर दिया, उसी कानून को कैंसिल कर दिया कि सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो उसके लिए हेलमेट पहनना कंपलसरी नहीं होगा। और दूसरे जो कैंडिडेट हैं लाइक हम लोग हैं, तो हमने हेलमेट अगर नहीं पहना तो चालान भरना पड़ेगा। तो ये फाइन, ये पेनल्टी केवल हमारे लिए है। तो यहाँ पे हम सोचेंगे कि कुछ एक लोगों को कुछ रियायतें दी जाती है और कुछ एक लोगों को प्रेशर दिया जाता है कि वो चालान देंगे ही भरेंगे। इस प्रकार से हमारे जो सिस्टम है वो डिस्क्रिमिनेट भी करता है। थोड़ी देर के लिए हम विचार करें तो, नहीं तो कैसे डिस्क्रिमिनेट है या नहीं है, इस पॉइंट में हम आगे चर्चा करेंगे कि उन्होंने भेदभाव किया कि नहीं, कि सिख को तो अलाउ कर दिया और अदरवाइज दूसरा जो पर्सन है उसने चालान भरना पड़ा, इट मींस उस पर पेनल्टी लग गई। तो ये हमारे पास गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में है। हमारे पास एग्जीक्यूटिव आता है। एग्जीक्यूटिव इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो 2 भागों में बटे होते हैं, क्योंकि एक तो इसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है। तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो हमारे पास पॉलिटिकल सिस्टम से आता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इट मींस हमारे पास जो मिनिस्टर हमने इलेक्ट करके भेज दिया, वो हमारे पास जो मिनिस्टर हैं वो कुछ समय के लिए 5 साल के लिए 5 साल का इनके पास टेन्योर होता है, तो 5 साल के बाद में वो डिसमिस हो जाएंगे। लेकिन अभी हमने बात की थी कि पुलिस है वो भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ये परमानेंट में आते हैं। लाइक अगर हम सपोज करें तो हमारे पास एजुकेशन मिनिस्टर है, वो तो हमारे पास पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आता है। और जो इसमें एजुकेशन का जो सेक्रेटरी है, जो हमारे पास इस डिपार्टमेंट में काम करने वाला होता है सेक्रेटरी, वो हमारे पास है परमानेंट एग्जीक्यूटिव में। इट्स ओके। तो अब हमने यहाँ पे ऑर्गन्स के अंदर जो पावर की शेयरिंग की है वो देखिए, हमने यहाँ पे वर्टिकल वे में की है, तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल वे में की है। लास्ट में हमने फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को हॉरिजॉन्टल वे में डिवाइड किया था, और यहाँ पे हमने गवर्नमेंट का ऑर्गन्स में पावर की जब शेयरिंग की है तो वो हॉरिजॉन्टल वे में की है। आप लोग इसको याद रखेंगे और ये हॉरिजॉन्टल वे में ही इसको बताएंगे। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास आता है बेटा फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं वो सुनिए। देखिए हमारे पास से अभी आप लोग लास्ट सेशन में भी पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके पास 6 हैं, बट वी हैड 7 फंडामेंटल राइट्स बिफोर द अमेंडमेंट ऑफ 44th। अब जो हमारे पास से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट होता है उसमें 44th अमेंडमेंट हुआ था, उससे पहले हमारे पास 6 नहीं बल्कि 7 फंडामेंटल राइट्स। अब जो 7 फंडामेंटल राइट्स है इसके अंदर से एक राइट्स हमारा रिमूव कर दिया है, और वो राइट्स है हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स से हटा करके अब हमारे पास लीगल राइट्स में इसको कन्वर्ट कर दिया है। वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। अब हमारे पास 7 नहीं बट हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कौन कौन से हैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट, राइट टू इक्वलिटी। सेकंड, राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। नेक्स्ट, राइट टू religion. Next, cultural and educational rights. Next, first, second, third, fourth, fifth और लास्ट हमारे पास है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज।
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखिए ये जो हमारे पास राइट्स हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन में है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और रिटन में है। यहाँ हर पॉइंट इसके अंदर इंडिकेट किया हुआ है, हर पॉइंट लिखा हुआ है। तो हमारे पास जो राइट्स दिए हुए हैं फंडामेंटल राइट्स, उसको एक्सप्लेन करेंगे, बट उससे पहले हम उसके आर्टिकल्स पे चर्चा करते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल के बारे में क्या समझेंगे? आर्टिकल इट मीन्स आप समझेंगे जैसे आपके पास से आप मूवी देखते हैं, उसके अंदर जो जज होता है वो कई बार बताता है कि धारा 344 के तहत इसको ये पनिशमेंट दी जाती है, धारा 144 के तहत इसको ये पनिशमेंट दी जाती है, 270 के तहत ये दी जाती है। तो वो जो धारा होते हैं, जो क्योंकि कोई भी जज होता है वो अपने आप डिसाइड, उसकी पनिशमेंट डिसाइड नहीं करता है, वो उसको डिसाइड किया होता है उसके क्राइम के अकॉर्डिंग। अगर उसका अपराध बड़ा है तो उसको उसी आर्टिकल में डाल करके, उस आर्टिकल में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको पनिशमेंट की जितने भी क्राइटेरिया होता है वो उसको मिल जाता है, उससे ज्यादा वो पनिशमेंट उसको नहीं दे सकता है। इस प्रकार से जो हमारे पास आर्टिकल होते हैं, ये आर्टिकल डिफरेंट आर्टिकल, क्योंकि हमारे पास अभी एट प्रेजेंट 395 आर्टिकल है, तो उस सभी में हर पॉइंट के ऊपर डिक्लेरेशन दी हुई है। तो ये जो हमारे पास आर्टिकल है, आर्टिकल यहाँ से 14 से लेकर के और 32 तक हमारे पास इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लेन है। तो राइट टू इक्वलिटी हमारे पास 14 to 18, आर्टिकल 14 to 18 तक के राइट टू इक्वलिटी दे रखी है। उसके बाद में 19 to 22 उसके अंदर राइट टू फ्रीडम है, और उसके नेक्स्ट हमारे पास आएगी 23 to 24, उसके बाद में 25 to 28, और उसके बाद में 29 to 30, और ये हमारे पास है 32 आर्टिकल के अंदर हमारे पास लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इट्स ओके। राइट टू इक्वलिटी क्या होती है बेटा? राइट टू इक्वलिटी यानी कि हम सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, हम कोई भी कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, इक्वल हमारे पास जॉब के लिए रास्ते हैं, चांस है, इसलिए हम राइट्स, हमारे पास इक्वलिटी के राइट्स है। हमारी जो कंट्री है उसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेज, रिलीजन और कास्ट के लोग हैं, बट एवरी कैंडिडेट है इक्वल बिफोर द लॉ। तो सभी उसमें कानून के सामने बराबर है, सभी को अपॉर्चुनिटी दी गई है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम यानी कि हम कहीं पर भी घूम सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, और किसी प्रकार का हम इसके अंदर कोई भी हमारे ऊपर इसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है कि आपने रेजिडेंस कहाँ बनाया है, कहाँ क्यों जा रहे हैं। स्पीच दे सकते हैं, हम असेंबली बना सकते हैं, और किसी से भी किसी भी प्रकार का हम अपना रिलेशनशिप बना सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो सभी को सभी प्रकार के राइट्स हमारे पास से दिए हुए हैं, हम बताएंगे राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशंस। एक्सप्लोटेशंस इसमें यहाँ पे हमारे पास जो लेबर कम्युनिटी है उसके बारे में बताया गया है, क्योंकि हम जब भी किसी भी आदमी को, कैंडिडेट को अपने यहाँ काम करने के लिए इनवाइट करते हैं, तो गवर्नमेंट की डिसाइड की हुई जो उसके पास वेजेज होती है वो हमें देना होता है। अब हमने अगर कोई भी लैंडलॉर्ड अपने खेत में काम करवाता है और विदाउट वेजेस उसको घर भेज देता है, तो वो ऑफेंस होता है, उसका एक्सप्लोटेशन होता है। अगर उसका एक्सप्लोटेशन हो जाता है तो वो आदमी कोर्ट में जा करके, उसके पास राइट्स है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, वो कोर्ट में जा करके उससे अपने वेजेस को पा सकता है, यानी कि कोर्ट उसकी हेल्प करता है। तो ये हमारे पास आ गया राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट टू रिलीजन। राइट टू रिलीजन में हमारे पास, क्योंकि इंडिया हैज डिफरेंट रिलीजन से कैंडिडेट, इसके अंदर यहाँ पे बौद्ध है, सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, डिफरेंट रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो हमारे जो प्रैक्टिस करने का ढंग है, एक मीन सामान पूजा पाठ जो भी है, क्योंकि मुसलमान मस्जिद में जाते हैं, हिंदू मंदिर में जाते हैं, तो कोई भी कहीं भी जा सकता है, पूजा कर सकता है, अपने ढंग से रिलीजन सिस्टम को प्रैक्टिस कर सकता है। एनीबॉडी कैन नॉट अपोज देयर प्रैक्टिस, या ये कहेंगे रिलीजन सिस्टम, कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं करता है कि आपको मस्जिद में नहीं जाना है, आपको मंदिर में नहीं जाना है। इसलिए हमारे ये फंडामेंटल राइट्स हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स।
देखिए कल्चरल, आप लोगों का कल्चर है वो डिफरेंट है, राजस्थान का अलग है, पंजाबियों का अलग है, गुजराती जो लोग हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है। तो वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग कैसी भी उनकी ड्रेसेज है, उनकी शादी विवाह पार्टी मनाने का जो ढंग है, या फिर ये कहेंगे उनका जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वो कैसे भी कर सकते हैं, उनका कल्चर है। और एजुकेशन लेने का भी उनके पास राइट्स है। चाहे हमारे इंडिया के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, उन सभी को, सभी कैंडिडेट के लिए उसके द्वार खुले रहना होता है। चाहे किसी भी रिलीजन का बच्चा आकर के, किसी भी कास्ट का बच्चा आकर के एजुकेशन लेने के लिए एंट्री कर सकता है। कोई भी इंस्टीट्यूशन उसका अपोज नहीं कर सकता है कि हमारा ये हिंदू का इंस्टीट्यूशन है या फिर मुसलमानों का है, यहाँ पे हिंदू नहीं पढ़ेगा, मुसलमान नहीं पढ़ेगा, ऐसे कोई भी एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है वो कोई भी उसका अपोज नहीं करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो एजुकेशनल सिस्टम है, यानी कि एजुकेशन के लिए जो इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर किसी भी रिलीजन का जो प्रैक्टिस है, उसका जो पूजा पाठ करने का ढंग है, या फिर किसी भी रिलीजन से जुड़ा हुआ कोई फेस्टिवल है तो वो सेलिब्रेट करना भी, वहां पे मनाना भी वो इलीगल होता है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन को में फेक नहीं करता है, वो सभी के लिए होता है। तो हम किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर हम किसी विशेष पर्टिकुलर एक रिलीजन के फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं कर सकते। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास आता है बेटा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये इतने सारे आपके पास ऊपर राइट्स हैं, ये सभी राइट्स का अगर वायलेंस हो जाता है तो उसके बाद में उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के पास होती है। अगर ये वायलेंस होते हैं, ये सस्पेंड होते हैं, तो आप लोग कोर्ट में जा करके इनके इस कॉन्स्टिट्यूशन के इस राइट्स के तहत आप उसमें जस्टिस ले सकते हैं। तो ये हमारे पास था फंडामेंटल राइट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा प्रोटेक्शंस ऑफ माइनॉरिटीज। अब माइनॉरिटीज में यहाँ पे हमारे पास एससी कैंडिडेट और एसटी कैंडिडेट आते हैं, या फिर माइनॉरिटीज में हमारे पास बुद्धिस्ट आते हैं, हमारे पास रिलीजन क्रिश्चियन लोग आते हैं, पारसिन आते हैं। ये हमारे पास से धर्म के आधार पर माइनॉरिटीज में है, कास्ट के आधार पर माइनॉरिटीज में है। तो उन सभी की जो माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन करने का काम, देखिए हमारे पास B.R. अम्बेडकर, जो हमने पहले इसके बारे में जिक्र किया था। तो जो भीमराव अंबेडकर थे, अंबेडकर थे, उन्होंने हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको रिजर्वेशन सीट दी हुई है, चाहे वो हमारे पास से इसमें पॉलिटिकल सिस्टम में हो, इलेक्शन सिस्टम में हो, या हमारे पास एजुकेशन में हो, या ये कहेंगे कि कोई फीस के लिए कोई फंड करने वाला सिस्टम, फंडिंग करने वाला कोई हो, तो उन सभी में हर जगह से उसको सपोर्ट की हुई है। और उसके बाद में कोई भी जॉब लेने के लिए अगर जाता है तो उसकी एज ग्रुप में भी उसको छूट दी है। अगर ट्रेन की टिकट भी करवानी होती है तो वहां भी उसको कुछ रिलीफ दिया हुआ होता है। तो ऐसे जो हमारे पास लोअर कास्ट के लोग हैं, उन सभी को हमारे पास से उसकी माइनॉरिटीज में जो लोग होते हैं उसमें प्रोटेक्शन दी हुई है, उसकी सिक्योरिटी की हुई है। और ये हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशन होता है उसके तहत हमारे पास जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको वोट नहीं मिल पाता है। इसलिए हमारे पास कुछ एरिया ऐसा है जो डिफरेंट टाइप में उसको रिजर्व कर दिया जाता है, उसमें केवल लोअर कास्ट के कैंडिडेट ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है बेटा फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए अब हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं 6, उसके साथ साथ हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। तो ये हमारे पास जब राइट्स हैं तो ड्यूटीज भी हमारी उसके साथ ही चलती है। ड्यूटीज में हमारे पास आता है जैसे हमारा नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, इन सभी को रिस्पेक्ट करना है। जो हमारे पास नेशनल प्रॉपर्टी है उसका प्रोटेक्शन करना है। हमारी जो हैप्पीनेस हार्मोनी है उसको बनाए रखना है, यूनिटी को बनाए रखना है। इस प्रकार का जो हमारे पास सिस्टम है, यानी कि जो हमारी ये कहेंगे हमारे नेशन को यूनिटी में लाने के लिए, नेशनलिज्म लाने के लिए जिस प्रकार के हमारे अंदर जो व्यूज होते हैं उनको बढ़ावा देने का काम हमारी ड्यूटीज में आता है। इसलिए हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। उससे आगे हमारे पास आता है बेटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये सेम फंडामेंटल राइट्स के जैसे हैं।
बट इसमें डिफरेंस ये होता है कि फंडामेंटल राइट्स का जब वायलेंस होता है तो हम कोर्ट में जाते हैं, और हमारे पास जब प्रिंसिपल के लिए कोई भी अपोज होता है, सस्पेंस होता है, या फिर उसके बाद में ये कहें कि वायलेंस होता है, तो यहाँ पे कोर्ट हमारी कोई हेल्प नहीं करता है। जैसे हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आएगा कि आपके पास से जो ब्रदरहुड है उसको ज्यादा बढ़ावा देना है, ह्यूमनिटी को ज्यादा बढ़ावा देना है, नेबरहुड में रखना है, आदि आदि जो आपके सराउंडिंग में एरिया है उसको एक पीस एटमोस्फेयर देना है, ये आपकी ड्यूटी इसमें प्रिंसिपल डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है। सेक्युलरिज्म क्या होता है बेटा? सेक्युलरिज्म हमारे पास वही सेक्युलर से बना हुआ है, सेक्युलरिज्म जो हमारे प्रीमल में दिया हुआ था। ये सेक्युलरिज्म जो वर्ड है ये 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें शामिल किया गया था। तो अकॉर्डिंग दिस वर्ड्स आवर कंट्री डज नॉट सपोर्ट एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे हर धर्म बराबर है। हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखा है कि हमारे पास से नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम है, यहाँ ये कहेंगे कि हमारी राष्ट्रीय भाषा भी है, और उसके बाद में राष्ट्रीय पक्षी भी है, आदि आदि बहुत सारी चीजें हमारे राष्ट्र के नाम से है। बट हमारे पास नेशनल रिलीजन कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट कम्युनिटी के डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, तो सभी को इक्वलिटी दी हुई है। यहाँ पे किसी भी आधार पे किसी भी धर्म को इक्वलिटी अपोज नहीं किया है, इसलिए हमारा इंडिया का कोई नेशनल रिलीजन नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? सेक्युलरिज्म कहेंगे। तो ये आपका चैप्टर था बेटा। यहाँ पे एक पॉइंट हमारे पास फेडरल का है जिसको जो छूट गया था। तो फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में क्या होता है बेटा? उसमें पावर के लिए डिवाइड किया हुआ होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसके पास अब एक कैंडिडेट होता है, और एक कैंडिडेट के ऊपर दो गवर्नमेंट काम करती है। लाइक जैसे हम लोग हैं, हमने कभी प्राइम मिनिस्टर कह देते हैं उसकी बात भी माननी होती है, कभी हमारे पास सीएम कह देता है उसकी भी बात माननी होती है। तो कैंडिडेट एक होता है और उसके ऊपर काम करने वाला, ऑर्डर पास करने वाले दो हमारे पास पावर हो जाते हैं। अब हमारे पास पावर की शेयरिंग करने के लिए टॉपिक्स को डिवाइड किया हुआ होता है। तो जो टॉपिक्स डिवाइड किए हुए होते हैं वो टॉपिक्स हमारे पास 3 लिस्ट में डिवाइड किए होते हैं, जो फेडरल फॉर्म द गवर्नमेंट में आता है। तो टॉपिक्स में हमारे पास कौन कौन से होता है? यूनियन लिस्ट होती है बेटा, दूसरी हमारे पास स्टेट लिस्ट होती है, और तीसरी हमारे पास कॉन्काउंट लिस्ट होती है। जो यूनियन लिस्ट होती है उसके अंदर हमारे पास 99 टॉपिक्स हैं। अब 99 टॉपिक्स के अंदर हमारे पास जो फॉरेन कंट्री के साथ जो अफेयर होता है वो, बैंक सिस्टम के अंदर जो काम होता है वो, उसके बाद में कम्युनिटी के लिए टेलीफोन आदि पोस्ट के मैटर पे जो काम होता है वो, करेंसी जो भी हमारे पास होता है कि हमारी कौन सी करेंसी लीगल होगी कौन सी इलीगल होगी, वो सारा डिसीजन हमारे पास यूनियन लिस्ट करती है। यूनियन लिस्ट करती है, इट मींस इसके ऊपर कंट्रोल हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में अभी एट प्रेजेंट हमारे पास 66 टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी में होता है। लाइक हमारे पास जो कॉमर्स का है, यानी कि हमारे हरियाणा के अंदर अभी जैसे मस्टर्ड और व्हाइट का ट्रांसफर हुआ है, राजस्थान से आए हैं, तो उसको बेचने के लिए अलाउ नहीं किया गया है। इट मीन्स हमारी जो स्टेट है उस स्टेट में कौन सा किसके साथ व्यापार करना है, कौन सी चीज यहाँ पे सप्लाई होगी, कौन सी बिकेगी कौन सी नहीं बिकेगी, ये हमारे पास कॉमर्स और ट्रेड का जो टॉपिक है वो हमारे यहाँ पे इसके अंदर स्टेट लिस्ट के अंदर शामिल होने के कारण हमारा सीएम अलाउ करता है। दूसरा अब आगे हम स्टडी करेंगे तो जैसे पुलिस है, उसके अंदर राजस्थान की अपनी पुलिस है, दिल्ली की अपनी है और हरियाणा की अपनी पुलिस है। तो जो पुलिस का मैटर आता है वो भी स्टेट लिस्ट में शामिल होता है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट पे उसकी काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट पे हमने यहाँ पे पढ़ा था बेटा, जो हमारे पास कॉन्काउंट लिस्ट है। कॉन्काउंट लिस्ट के अंदर हमारे पास से अभी एट प्रेजेंट टॉपिक है